हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 89, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पांचवें चैप्टर का 16वां वीडियो है। और इससे पहले 88 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है कार्बीन्स, या कार्बीन्स को कुछ बच्चे कहते हैं मिथाइलिन। आप कार्बीन भी कह सकते हो और मिथाइलिन भी कह सकते हो, और हिंदी में भी इसे कार्बीन ही कहते हैं। और कार्बीन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है इसे समझना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम समझने में नहीं आती है। ठीक है। ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अब तक हमने कुल मिलाकर 3 तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिस्कस कर लिए हैं। हमने कार्बोनियम आयन डिस्कस किया था, उसके बाद कार्बेन आयन डिस्कस किया था, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल। और आज हमारे पास ये फोर्थ वन यानी चौथा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जिसका नाम है कार्बीन्स या मिथाइलिन। कार्बीन या मिथाइलिन को कुल मिलाकर हमें 4 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। इसका जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन, कि कार्बीन की डेफिनेशन क्या होती है और इसमें क्या क्या खासियत होती है। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स, कि कार्बीन्स कितने तरह की होती हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, कि कार्बीन्स को बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं या कार्बीन्स किस तरीके से बनती हैं। और नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स, कार्बीन्स मुख्य रूप से कौन कौन सी अभिक्रियाएं दिखाती हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट में हमें टॉपिक को डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा टॉपिक है कार्बीन्स, और कार्बीन्स को हमें कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बीन्स की डेफिनेशन की, कि कार्बीन्स क्या होती हैं। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को सब बच्चे। देखो, मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई ऐसी स्पीसीज है। देखो, मान लो मेरे पास कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें जिसमें एक कार्बन एटम है, और कार्बन एटम के पास 2 बॉन्ड हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन से बने हुए 2 बॉन्ड। इसे आप 2 वैलेंसी भी कह सकते हो। और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मान लो हमारे पास एक कार्बन एटम है, और उसके पास 2 बॉन्ड हैं, जैसे 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड हैं, और इस कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल कार्बीन के ही हैं। तो कार्बीन की खासियत ये होती है कि कार्बीन एक शॉर्ट लिव्ड तो होगा ही, जीवन काल तो इसका कम होगा ही, क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं उनका जीवन काल तो कम ही होता है। ठीक है। जभी तो उन्हें अभिक्रिया मध्यवर्ती या क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि वे क्रियाशील होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि 2 एग्जाम्पल जो कार्बीन के मैंने यहाँ लिखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि दोनों एग्जाम्पल में दोनों स्पीसीज न्यूट्रल हैं। इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो कार्बीन्स होते हैं ना, ये शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड होते हैं, यानी रिएक्टिव तो होंगे ही ज़्यादा, क्योंकि ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये शॉर्ट लिव्ड हैं, पहली बात, और न्यूट्रल हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि इनका जो कार्बन एटम है वो डाईवैलेंट है या बाईवैलेंट है। इस कार्बन की संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। या फिर यूं कह दो कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं इस कार्बन के पास, और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं।
तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। तो यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो। आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी? मेरे साथ साथ लिखा करो। आप लिखोगे कार्बीन्स, कार्बीन्स कॉमा शॉर्ट लीव्ड, शॉर्ट लीव्ड यानी छोटे जीवन काल वाले, शॉर्ट लीव्ड, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑर्गेनिक, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। शॉर्ट लीव्ड न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ये न्यूट्रल हैं, शॉर्ट लीव्ड हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनके जिनके कार्बन एटम पर, जिनके कार्बन एटम पर, इनके पास जो कार्बन एटम है ना, जिनके कार्बन एटम पर दो बॉन्ड्स, दो तो बॉन्ड्स हैं इसके पास, कार्बन एटम के पास क्या है? दो बॉन्ड्स। या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि इनका कार्बन एटम दो वैलेंसी दिखाता है, क्योंकि दो बॉन्ड बनाए ना उसने। जिनके कार्बन एटम पर दो बॉन्ड्स, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप कह सकते हो बाई वैलेंट कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हो। आप यूं भी लिख सकते हो कि जिनका कार्बन एटम बाईवैलेंट होता है, यानी दो संयोजकता दिखाता है। तो हमने यहां लिखा कि कार्बीन्स शॉर्ट लीव्ड हैं, ठीक है, कोमा लगा देते हैं। न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनके कार्बन एटम पर दो बॉन्ड्स होंगे या बाईवैलेंट कार्बन एटम होगा, तथा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो कार्बन एटम होगा ना, ये, इस कार्बन एटम की खासियत यह है कि कार्बन एटम के पास दो तो हैं बॉन्ड, चाहे वे हाइड्रोजन के साथ बने हुए, चाहे वे क्लोरीन के साथ बने हुए, चाहे वे किसी थर्ड स्पीसीज, कोई और स्पीसीज हो उसके साथ बने हुए हों, और एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो कार्बीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कार्बीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी पूछते हैं कुछ लोग कि कार्बीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दो तरीके से बताते हैं। कुछ तो यूँ कहते हैं कि ये कार्बन है और कार्बन के पास दो बॉन्ड हैं। चलो दूसरे कलर से लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताने के दो तरीके हैं इसका। एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा बताते हैं कि ये कार्बन है और कार्बन के पास दो बॉन्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऊपर रखा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा कार्बीन होता है, और कुछ लोग बताते हैं कि कार्बीन होता है ऐसा कि आपका ये कार्बन एटम है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। सच्चाई ये है कि कार्बीन इन दोनों तरह का होता है। कुछ कार्बीन तो ऐसे होते हैं, कुछ कार्बीन होते हैं ऐसे। ठीक है, इस चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो कार्बीन्स होते हैं ना, चाहे वो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, हम पढ़ेंगे दोनों तरह के, ये कार्बीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आपको एक बात पता है कि कार्बोनियम आयन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बेन आयन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फ्री रेडिकल ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका उसे जोड़ा बनाना है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है जी, इनके बारे में बताओ। कार्बीन के अंदर जो ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के क्या बेचैनी है, इसके परेशानी क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा? तो इसका रीज़न पता क्या है? आप जब इस कार्बन एटम को देखोगे, ये दो तरह के मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दो तरह के बनाए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो आप। इसमें जो हमारा कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम की खासियत ये है कि
इसने 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 2 दूनी 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 तिया 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और इसके पास भी 2 2 4 और एक 5 और एक 6। क्या इस कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है? आप कहोगे कि हाँ सर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन है सर। और क्या 6 इलेक्ट्रॉन में इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट हो जाएगा? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बेचैनी तो इसके हो रही होगी, परेशानी तो इसे हो रही होगी। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो यहाँ हम लिखेंगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बीन्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो ये आंसर लिखना है आपको जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। तो आप यहाँ लिखोगे ये का मतलब तो समझते हो, कार्बीन्स ये हाईली रिएक्टिव यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन? कार्बीन्स। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज, क्योंकि इनका इनके इनके लिखेंगे, इनके कार्बन एटम इनके कार्बन एटम के आउटर मोस्ट इनके कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन एटम के आउटर, कुछ प्रॉब्लम हो रही, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और एक 5 और एक 6। इसलिए ये ये इसलिए ये अपना, ये का मतलब कार्बन एटम, कार्बीन का ये कार्बन एटम, ये अपना ऑक्टेट यानी अष्टक, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यूँ लिखेंगे। चलो, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जितने भी कार्बीन्स हैं उनका जो ये कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉनों को ये करना चाहते हैं 8, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए एक बात और लिख लो, इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ जाएं तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इनकी रिएक्टिविटी हमें नज़र आती है। ठीक है, अब मुझे यूँ बताओ कि जिस भी स्पीसीज का नेचर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का किसी का नेचर है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करना है इन्हें, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रिसीव करना है। जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को रिसीव करता है उसे आप क्या कह सकते हो? जिसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े से प्यार हो उसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, या फिर लुईस बेस की तरह, लुईस एसिड की तरह। क्योंकि लुईस ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, वो होता है लुईस एसिड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भाई
इन्हें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए ना एक, तो लुईस एसिड की तरह ही तो बिहेव करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो इसलिए करके, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड की तरह है, लुईस एसिड की तरह क्या करते हैं, बिहेव, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह। ये दोनों टर्म याद रखनी है कि कार्बीन्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इनके कार्बन एटम को। और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि लुईस एसिड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पड़ाव पूरा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, एक हेडिंग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स। हेडिंग लिखो आप, हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स। ये हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स के बारे में। ये हेडिंग लिख लो जल्दी से आप, लिख लिया बेटे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कार्बीन्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि कार्बीन्स कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताना है कि कार्बीन्स होते हैं 2 तरह के। जल्दी से पोज करके लिखो, मैं बताऊंगा कौन कौन से 2 टाइप हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो देखते हैं कार्बीन्स कितने तरह के होते हैं। यहाँ से एक, देखना जरा सीधा है क्या, अब सीधा है। ठीक है, कार्बीन्स होते हैं 2 टाइप्स के, अभी हमने लिखा, उनके नाम लिखते हैं कि कौन कौन से 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप तो होता है सिंगलेट कार्बीन, तो यहाँ तो हम लिखेंगे नंबर 1 डालकर सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। एक तो होता है सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रिपलेट, दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। यदि हम इस तरीके से स्टडी करेंगे ना, इस तरीके से अध्ययन करेंगे इन दोनों का, तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तो हमने लिखा पहला टाइप सिंगलेट कार्बीन, और यहाँ हमने लिखा दूसरा टाइप ट्रिपलेट कार्बीन। इन दोनों का स्टडी करना है हमें, और बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक चीज़ को कि सिंगलेट कार्बीन कौन सी होती हैं और ट्रिपलेट कार्बीन कौन सी होती हैं। पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। सिंगलेट कार्बीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे CH2 है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे लिखते हैं सिंगलेट कार्बीन को, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखो कि ये कार्बन है, 2 बॉन्ड हैं उसके पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखा देते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हुआ है, और इनका रोटेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और कुछ लोग इसे ऐसे दिखाते हैं, देखो कि ये कार्बन है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, इन्हें कुछ लोग तो बॉन्ड कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये वैलेंसी है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उन 2 इलेक्ट्रॉन को या तो ऊपर दिखा देंगे या फिर दिखा देंगे नीचे। तो सिंगलेट कार्बीन की खासियत ये होती है कि सिंगलेट कार्बीन में हमारे पास जो कार्बन एटम होता है, उस कार्बन एटम की खासियत यह है कि उसके पास 2 बॉन्ड तो होंगे ही,
जैसे यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे हैं, यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। पर 2 बॉन्ड होने के साथ साथ कार्बन एटम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, पेयर्ड होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी खासियत होती है सिंगलेट कार्बिन की। अब यदि आप ट्रिपलेट कार्बिन की बात करो तो ट्रिपलेट कार्बिन कैसे दिखाते हैं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ ट्रिपलेट कार्बिन कुछ बच्चे तो ऐसे दिखाते हैं कि CH2 लिख दिया और इसके इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ। ये ट्रिपलेट कार्बिन है, यानी इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पर ट्रिपलेट कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में। ये इकट्ठे नहीं है, और ये दोनों इकट्ठे थे, देखो इकट्ठे थे, इकट्ठे थे। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, होते तो हैं इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे दिखाते हैं कि सर हमें तो कॉलेज में ऐसे सिखाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया और एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिखाया सर और एक यहाँ दिखा दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो, ये तो एक ही ऑर्बिटल में हैं और इनके रोटेशन अपोजिट हैं, तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हुआ। और इन इलेक्ट्रॉनों को देखो, जब इलेक्ट्रॉन में ऐसे भरता हूँ ना, मान लो मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूँ, मान लो p ऑर्बिटल है, इसमें मुझे ऐसे भरने इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के, तो जब भी तो इनका रोटेशन एक डायरेक्शन में होता है। और यदि मैंने इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, मान लो कोई भी ऑर्बिटल है p है, और उसमें ऐसे भर दिए इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, तो यदि यहाँ इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक साथ, तभी तो इनका रोटेशन अपोजिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो समझ जाओ कि उन इलेक्ट्रॉन्स के क्या बने हुए हैं, जोड़े। तो कुछ बच्चे तो ट्रिपलेट कार्बिन को ऐसे दिखाते हैं, कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे दिखाते हैं कि सर कार्बन बनाओ, 2 बॉन्ड बनाओ जी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाओ और एक नीचे बनाओ, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन में डिफरेंस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब इसमें भी कार्बन एटम है, इसमें भी कार्बन एटम है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इसमें कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, इसमें भी कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, पर इसमें कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वे जोड़े हुए हैं, एक ही ऑर्बिटल में हैं, उनका रोटेशन अपोजिट है। और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वे कैसे हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, अनपेयर्ड हैं तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, पर इसके दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और उनका रोटेशन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अनशेयर्ड। अनशेयर्ड कहते हैं जो शेयरिंग जिसने ना करी हो, जिसने बॉन्ड ना बनाया हो। 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, इसके पास भी 2 हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे जोड़ों में हैं, जोड़े में हैं, पेयर्ड हैं में, किसमें, सिंगलेट कार्बिन में। और यहाँ मैं लिखूंगा अनशेयर्ड। अनशेयर्ड का मतलब जिन्होंने शेयरिंग करके बॉन्ड ना बनाया हो, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग भी कह सकते हो आप इन्हें, कभी इस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, यानी जोड़े में नहीं होते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जोड़े में होते हैं सिंगलेट कार्बिन में, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में ये जोड़े में नहीं होते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो बहुत अच्छी, तीसरे पॉइंट में बताता हूँ। यदि आप यहाँ कार्बन एटम की बात करो ना, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आता है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा कि सिंगलेट कार्बिन में जो कार्बन एटम होता है ना, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सभी बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है कि जो आपका सिंगलेट कार्बिन है उसमें कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, तलस्थ अवस्था में होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 और 2p2, ऐसे ही तो लिखोगे। और फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, आप कहोगे कि सर s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, और इस s सब ऑर्बिट में भी एक ही ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन,
और p में 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ऐसे ही तो भरे जाएंगे हुंड्स रूल से, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप सोच के मुझे यूँ बताओ कि हमारे पास जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दूसरा है, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक तो ये s ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, ये दोनों ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक s है और p के 2 ऑर्बिटल हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो आप कहना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं बताऊं आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, ये पड़ा हुआ, ये रहा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये रहा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल में। तो एक ने बॉन्ड ये वाला बनाया और एक ने बॉन्ड ये वाला बनाया, जिसके साथ भी बनाया। जैसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन है 2, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाने के लिए आएगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और यहाँ भी दूसरा किसका होगा, हाइड्रोजन का। समझ रहे हैं ना आप इस बात को, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप यदि यहाँ ट्रिपलेट कार्बिन की बात करो, तो ट्रिपलेट कार्बिन में भी है तो कार्बन एटम ही है, तो उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही, पर बेटे ये वाला कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, उत्तेजित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, उत्तेजित। और उत्तेजित अवस्था में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होता 1s2 2s2 2p2, ऐसे नहीं भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया जब एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप मार जाएगा, और यदि उसने वहाँ जंप मार दिया तो स्थिति क्या बनेगी, देखो मैं बताता हूँ स्थिति क्या बनेगी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ जंप मार गया तो यहाँ एक बचा, और यहाँ कितने हो गए, 2 के 3। s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इस s में भी एक ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन तो बेचारा एक ही है। p में आपको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3, एक एक करके ऐसे भरा जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ हम बात करें तो यहाँ बच्चों के कम समझ में आता है, ध्यान से समझना, देखना। हाइब्रिडाइजेशन में एक तो ये वाला s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, सिर्फ इतने 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर सवाल खड़ा हुआ दिमाग में कि सर क्यों sp हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे बता दिया, और यहाँ तो आपने ये दोनों बाद वाले भी ले लिए, वहाँ क्यों नहीं लिए हमें। वहाँ इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप इसे देखो ना, इस स्ट्रक्चर को यहाँ बना रहा मैं, देखो इस स्ट्रक्चर को नीचे बना के दिखा रहा आपको, आप समझने का प्रयास करना। ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अकेला एक इलेक्ट्रॉन अकेला, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, इसका और इसका है, एक s ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा, एक बना रहा p ऑर्बिटल, और ये जो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, ये दोनों पड़े हैं ये वाले। समझ रहे हो आप बात। अब देखो शुरू ध्यान से सुनियो जरा। सिग्मा बॉन्ड है, सबको पता है, सिग्मा बॉन्ड है, सबको पता है। यदि मैं सिग्मा बॉन्ड पूछ लूँ तो कितने बनाए कार्बन ने, तो आप कहोगे 2 बनाए जी। मैं पूछूं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, आप कहोगे 0 है जी, लॉन पेयर तो है ही नहीं जी इसके पास, दोनों अलग अलग पड़े हुए, जोड़ा तो है ही नहीं। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वे कितने हैं, 2, और हाइब्रिडाइजेशन में इसने और इसने ही तो पार्टिसिपेट किया सिर्फ, ठीक है, 2 ऑर्बिटल ने। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा जी sp। तो आप चाहे ऐसे देख लो और चाहे तो ऐसे देख लो, दोनों बातों का एक मतलब नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन ही बताया मैंने आपको यहाँ, और यहाँ से भी पता चला हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। तो एक बात ये क्लियर हुई हमारे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, अब ध्यान से समझना। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चलो।
अगले पॉइंट पर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा सिंगलेट कार्बीन का, और ट्रिपलेट कार्बीन का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। सिंगलेट कार्बीन में आपको पता है कि एक कार्बन एटम है, दो बॉन्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ये कार्बन एटम ये बना दिया हमने, ठीक है। दो बॉन्ड हैं, दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड हैं, एक तो यहाँ बना होगा एक तो यहाँ। ये दो बॉन्ड हमने यहाँ बना दिए, चलो एक तो ये बना दिया, एक तो ये दो बॉन्ड बना दिए। किसी के भी साथ हैं, एच एच लिख लो, सी एल लिख लो, या एल्काइल एल्काइल ग्रुप लिख लो, मर्जी है आपकी। मान लो चलो एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, आर आर, ये दो बॉन्ड हैं, ठीक है। उसके बाद ये एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन भी हैं, यहाँ बना देता हूँ एस ऑर्बिटल और उसके दो इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे तो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे बनाते हैं कि ये हैं सर दो इलेक्ट्रॉन, पर कुछ बच्चे दो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे बनाते हैं कि सर हम तो ऐसे बनाएंगे, मर्जी आपकी, ऐसे बना लो, ठीक है। पर कुछ बच्चे इन इलेक्ट्रॉनों को पता कैसे बनाते हैं, कुछ बच्चे इन इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं ऐसे कि एक ऊपर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बना दिया और एक नीचे, मर्जी आपकी, चाहे आप एक इधर बना दो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बना दो, ठीक है। देखो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा कि मुझे ऐसे बनाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये दोनों बनाए मैंने यहाँ, एस ऑर्बिटल है ये। अब क्या रह गया हमारे पास रह गया कि हमारा ये जो पी ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, इस पी जेड ऑर्बिटल खाली पड़े हुए पी जेड ऑर्बिटल को बनाता हूँ, चलो इसे हम ऐसे बनाएंगे, ये बना दिया और ये बना दिया, ये है पी जेड ऑर्बिटल। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आ रहा ना समझ में? मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ कि ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर वेकेंट, यानी खाली पड़ा हुआ, वेकेंट पी जेड ऑर्बिटल, ये है वेकेंट पी जेड ऑर्बिटल, ये वाला ये खाली पड़ा हुआ, देख लो आप इसे। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका सिंगलेट कार्बीन का। अब इसी के साथ साथ हम उसका स्ट्रक्चर भी देख लें। उसके स्ट्रक्चर में क्या है भाई, उसके स्ट्रक्चर में दो तो बॉन्ड हैं और दो पी ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन एटम है, देखो ये यहाँ बना दिया कार्बन एटम, दो बॉन्ड है, चलो ऐसे बना देता हूँ। ये वाला बॉन्ड भी अल्काइल ग्रुप के साथ बना दिया, ये भी जैसे वहाँ बनाए थे, और दो ऑर्बिटल हैं जो खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। दो ऑर्बिटल हमें बनाने हैं खाली पड़े हुए, तो एक ऑर्बिटल तो मैं बना देता हूँ, पी ऑर्बिटल है ना दोनों, पी ऑर्बिटल होते हैं कैसे, डम्बल शेप, एक तो ये बना दिया, ये भी ऑर्बिटल खाली नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, चलो बना दो एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा। और एक ऑर्बिटल और बना दो आप, एक ऑर्बिटल और बनाओ, ठीक है। चलो एक ऑर्बिटल हम बनाते हैं इधर, ये बना दिया लो, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इनका रोटेशन एक ही तरफ दिखाया, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, किसका स्ट्रक्चर हुआ ये, ट्रिपलेट कार्बीन का। अब ट्रिपलेट कार्बीन में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले। मैं लिख देता हूँ यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पी ऑर्बिटल। अब कोई पूछ रहा होगा कौन से सर, पी एक्स तो ये था, पी वाई पी जेड लिख सकते हो आप लिख सकते हो इनमें से एक तो पी वाई है और एक है पी जेड ऑर्बिटल। बताओ समझ में आ रहा क्या, खेल क्या है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन का, ठीक है। चलो अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा अगले पॉइंट में, यहाँ से लिखते हैं, ये बात जो है इससे संबंधित है। मुझे यूँ बता दो, इस कार्बन एटम को देख लो, चाहे इस कार्बन एटम को देख लो, इसे देख लो या इसे देख लो, ठीक है। मुझे यूँ बताओ कि यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? आप कहोगे कि सर एक तो ये है सिग्मा और एक तो ये है, दो हैं, और यहाँ भी दो ही दिख रहे, एक तो ये एक तो ये, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, दो।
जब सिग्मा बॉन्ड 2 हुए तो मुझे फिर लोन पेयर बता दो कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे कि सर ये पड़ा जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, ये रहा जी जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, ये रहा ये रहा ये रहा, एक है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो मैं फिर कहूंगा कि अब मुझे बता दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, यानी कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं इस कार्बन के जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। आप जोड़ोगे 2 + 1 3, 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। जब 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो क्या अब मुझे आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? तो आप कहोगे कि हाँ सर, जब 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तो होता है s और 2 होते हैं p ऑर्बिटल। यानी यहाँ से भी हमें पता चला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ से भी हमने बता दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। सिंगलेट कार्बिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या आप मुझे स्ट्रक्चर बता सकते हो? यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, आप नीचे लिख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? आप कहोगे कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मली स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, त्रिविमीय समतलीय त्रिविमीय, सॉरी समतलीय त्रिकोणीय, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पर इसका नहीं होने का क्योंकि लॉन पेयर ने इन दोनों बॉन्ड को नीचे को धक्का दे रखा होगा। ये जो लॉन पेयर है क्या दोनों बॉन्ड्स को सीधा रहने देगा? नहीं, तो ये भी नीचे को मुड़ जाएगा ये भी, और ये वी बन जाएगा एक। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी शेप्ड। क्या कह सकते हैं? वी शेप्ड। वी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा इसका, होना तो चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, पर वी शेप्ड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका स्ट्रक्चर वी शेप्ड होगा। अब यहाँ इसी तरह इसके बारे में भी बात कर लो थोड़ी सी, जब इसके बारे में बात करी यहाँ से बात करते हैं। चलो मुझे बताओ इस कार्बन को देख के सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं। आप कहोगे कि सर 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है एक तो ये है। फिर मुझे बताओ लॉन पेयर कितने हैं। आप कहोगे कि सर लॉन पेयर तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो हैं 2 पर पेयर में तो नहीं है, जोड़े में तो नहीं है। तो मैं पूछूंगा चलो आप बताओ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं। आप कहोगे 2 + 0 = 2 हैं सर। मैं पूछूंगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ फिर। जब 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप। आप कहोगे कि सर 2 ने किया है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आप मुझे स्ट्रक्चर बता दो कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप कहोगे कि सर लोन पेयर तो नहीं है यहाँ कोई जिसने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया हो, है ही नहीं लोन पेयर, इनके बस का नहीं है स्ट्रक्चर बिगाड़ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ लीनियर होगा, यानी सरल रेखीय संरचना होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगा इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की लीनियर स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। देखो सीधा नहीं है स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड ये है, 180 डिग्री का एंगल है, साफ बात है, 180 डिग्री का यहाँ कोण बना हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं मैं आपको, एक चीज़ यहीं और ऐड कर देता हूँ, ध्यान से समझना। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हुए। छठा पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, देखना सही चमक रहा क्या है कलर। यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, चुंबकीय आघूर्ण। तो यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हो, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हो कि सिंगलेट कार्बीन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप इसे ले जाओगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसमें बात करें तो इसका एक स्टेबल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इस पॉइंट को आप नीचे ही लिख लेना, नंबर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा मैं, आप नीचे लिख लेना। इसका यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो इसमें एक निश्चित या स्टेबल या फिक्स मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। अब ये कितना होता है इसे यहाँ मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्या पता कौन से एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ, क्या पता यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए या Cl। तो अलग अलग
जो आपकी ट्रिपलेट कार्बीन है वो कई तरह की होती है, उनमें सभी ट्रिपलेट कार्बीन का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होता है, पर फिक्स होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? फिक्स। ठीक है। उम्मीद है कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन आपको भली भांति समझ में आए होंगे। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, पहले पोज करके लिख लो। आप लिख लिया? लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे, अगले पड़ाव पर आते हैं अपने टॉपिक के। हमारा अगला पड़ाव है फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। आप हेडिंग लिख लो, एक हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स कैसे बनती हैं, इसे सीखना बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको कि कार्बीन्स कैसे बनती हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं कार्बीन्स, सीखना बहुत आसान है। कार्बीन्स बनाने का एक तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना आप। सबसे पहला तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोक्साइड। नंबर एक, बाय द रिएक्शन ऑफ by the reaction of chloroform by the reaction of chloroform and alkoxide। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगी। क्लोरोफॉर्म और एल्कोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बीन बन जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये है हमारे पास CHCl3, पता है ना आपको CHCl3 किसका फार्मूला होता है? क्लोरोफॉर्म का। और एल्कोक्साइड में आप ले लो इथॉक्साइड, C2H5O नेगेटिव। ठीक है, हमने इथॉक्सी आयन ले लिया या इथॉक्साइड आयन ले लिया, इन दोनों का रिएक्शन कराना है हमें। होगा क्या? होगा ये कि ये जो आपका C2H5O नेगेटिव यानी इथॉक्साइड आयन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन को लालच देगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, कैसे ले जाएगा? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे ले जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ गया, क्या बना? C2H5OH बन गया। साथ में क्या बना? ये तो पता ही चल गया आपको, इथाइल अल्कोहल बन गया। साथ में क्या बना? CCl3 बना, CCl3, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। CCl3 के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब आप कहोगे कि सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, समझ में तो आया नहीं, क्या हुआ इसमें? देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ से H और यहाँ से C2H5O नेगेटिव मिले ना आपस में। अब ये किस तरीके से C2H5OH में बदले, इस चीज़ को नीचे एक्सप्लेन कर रहा, आप समझने की कोशिश करना। ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 Cl हैं, यहाँ जोड़ दिए 3 Cl, एक Cl ये है, एक Cl ये है, एक Cl ये है, एक हाइड्रोजन है, ये जोड़ दिया। कौन आया अटैक करने के लिए? C2H5O नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर और इसे लालच देगा मेरे साथ चल। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन का जो ये वाला बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसे सौंप जाएगा, ले भाई थाम अपने इलेक्ट्रॉन, मैं तो चल रहा अपने साथी के साथ। तो आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ हेट्रोलाइसिस होगा और हेट्रोलाइसिस में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे और H पॉजिटिव यहाँ C2H5O नेगेटिव से मिलके क्या बना लेगा? C2H5OH प्लस। अब ये नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर आ गया ना, CCl3 में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आई ना बात? अब देखो फिर क्या होगा, देखो बताता हूँ। ये हमारे पास CCl3 है, ये CCl3 है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या कि इस नेगेटिव चार्ज को, इसमें से क्या निकलेगा? एक Cl नेगेटिव आयन निकलेगा, यानी इस बॉन्ड का या इस बॉन्ड का या इस बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस होगा
और हेटेरोलाइसिस में क्या होगा, एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया तो क्या हुआ, Cl नेगेटिव तो निकल गया अलग, और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव, पर माइनस पहले से ही है तो प्लस माइनस मिलके ये न्यूट्रल हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचेगा हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, समझ रहे हैं ना आप, पर आवेश नहीं होने का कोई भी इसके ऊपर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब कहने की बात ये है कि होगा क्या, पहले स्टेप में तो आपको समझ में आ गया कि CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, ये इथॉक्साइड एल्कोक्साइड में हमने इथॉक्साइड आयन लिया, इथॉक्साइड आयन ने हाइड्रोजन को वहाँ से छीन लिया, किसे छीन लिया, हाइड्रोजन को, और ये बन गया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और साथ में बना CCl3 जिसके कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ छोड़ के गया था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ बना देता हूँ मैं, पता है ना आपको, ये कार्बन था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऐसे गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसे सौंप के गया और अपने आप यहाँ से निकल के बाहर, ठीक है। तो हमें इस बात का पता चला कि यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को छोड़ के गया था उस बॉन्ड के, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। अब क्या होगा, अब ये जो CCl3 है हमारे पास, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड वाला है, ये अनस्टेबल है और ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, इस कार्बन के पास दो ही Cl बचेंगे और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और यहाँ से मैंने आपको भी जैसे समझाया Cl नेगेटिव यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। तो मुझे यूँ बताओ, ये कार्बीन बना या नहीं बना, क्या बना, डाइक्लोरोकार्बीन। आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो, ये क्या है, ये है डाई क्लोरो कार्बीन, ये डाई क्लोरो कार्बीन बन गया हमारे पास, डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है। तो इस तरीके से बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोक्साइड, इस तरीके से आपको कार्बीन मिल सकता है, एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका लिखो, बाय द डीकम्पोजिशन, यानी वियोजन, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कीटोन। यदि आप कीटोन का डीकम्पोजिशन करते हो तो उससे भी आपको क्या मिल जाएगा, कार्बीन मिल जाएगा, ठीक है। ये कीटोन देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है। CO ही तो होता है, और उस कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड होते हैं, ये दोनों बॉन्ड इकट्ठे हमने CH2 के साथ बना दिए। यदि आप इस कीटोन को अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रखोगे ना, तो इसमें पता क्या होगा, आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो ऊपर वाले में, दो नीचे वाले में, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, और दोनों बॉन्ड टूटने से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड टूटने से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इस वाले कार्बन पर, देखो पूरा एरो बनाया, पूरे एरो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन गए इधर, और दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस वाले कार्बन के ऊपर, समझ रहे आप, दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, दो इस कार्बन के पास, दो इस कार्बन के पास, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में आपको पता ही है क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है होमोलाइसिस। तो यहाँ डबल बॉन्ड का होमोलाइसिस कह सकते हो आप हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक ऐसी स्पीसीज मिलेगी CH2 और इसके पास लोन पेयर प्लस, साथ में मिलेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दो तो इस बॉन्ड में दे रखे इसने, दो इसमें दे रखे थे, मैं वापस ले लिए, कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमें कार्बीन मिल गया, क्या मिल गया, कार्बीन, एक तरीका ये है। तीसरा तरीका है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन,
तीसरा तरीका और सीखते हैं। तीसरा तरीका, बाय द decomposition by the decomposition of डाईएजोमीथेन। यदि डाईएजोमीथेन है, उसका डिकम्पोजिशन, उसका वियोजन हुआ तो भी आपको कार्बीन मिल जाएगा। जैसे मान लो डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन CH2 डाइजो, डाइजो ये है डाइजोमीथेन। आप CH2N2 भी लिख सकते हो। ये है डाई एजो मीथेन। डाई एजो ग्रुप इसे ही तो कहते हैं इसे। एंड यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड मिटा देता हूँ। ठीक है, ये डाइजोमीथेन बन गया। अब क्या होगा, यदि डाइजोमीथेन में भी आप अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में इसमें बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा, कलर वही ले लूँ जो पहले लिया था। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और दोनों इस पर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे होने से आपको एक तो मिलेगा CH2 और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसे कार्बीन आप कहते हो, और साथ में मिलेगा आपको N2, N2 गैस, नाइट्रोजन। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N भी कह सकते हो आप इसे। तो ये तरीके हैं कार्बीन बनाने के, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन के। जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले पड़ाव की। हेडिंग लिखते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स कौन कौन से रिएक्शन दिखाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलो कि ये कार्बीन्स कौन कौन से रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप। कार्बीन्स में सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। एडिशन डबल बॉन्ड के ऊपर कैसे होता है, तो नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे हम, एडिशन, एडिशन ऑन डबल बॉन्ड। यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बीन किस तरीके से ऐड होती है, किस तरीके से जुड़ती है, उसके बारे में यहाँ हमें बात करनी है। देखो, मान लो हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन आप कराते हो किसी कार्बीन के साथ, CH2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, तो होगा क्या, होगा ये कि इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब होमोलाइसिस होगा इसके पाई बॉन्ड में। क्या होगा, होमोलाइसिस। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्ड में, एक इधर चला जाएगा, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ। मतलब कहने की बात यह है कि एक पाई बॉन्ड टूट गया इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इसका है, और वहाँ CH2 आया, वो CH2 ऐसे जुड़ेगा। देखो, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 है ना, तो मतलब वो बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड तो यहाँ बना और एक यहाँ बना, तो क्या होगा बताओ, इस तरह का स्पीसीज मिलेगा आपको। कार्बन, ये 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड बचा, कार्बन, 2 बॉन्ड, यहाँ CH2 जुड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि उसे कार्बीन को तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन के 2 के 4 बनाने थे, तो एक बॉन्ड तोड़ के फायदा उठा लिया उसने। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो कि ये एक चक्रीय यौगिक बन गया। इसे आप 3 कार्बन वाला चक्र, साइक्लोप्रोपेन, हम कह सकते हैं ये बना है एक साइक्लोप्रोपेन
डेरिवेटिव, यानी साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बना है एक। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ हमने एक एल्काइल ग्रुप ले रखा है, यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ है जैसे हाइड्रोजन, और यहाँ हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ है जैसे हाइड्रोजन। ठीक है। ये जो है, जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं उसे कहते हैं सिस। आर आर सेम साइड, एच एच सेम साइड, सिस एल्कीन है। क्या है? सिस एल्कीन। यदि इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से आप एक कार्बीन CH2 का रिएक्शन करा दोगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, CH2 यहाँ जुड़ेगा आके, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, और आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। आर यहाँ था, एच यहाँ था, यहाँ कार्बन था, एक बॉन्ड बचेगा कार्बन, यहाँ आर था, यहाँ यहाँ एच था, और यहाँ जुड़ जाएगा ये आकर CH2। ये जो प्रोडक्ट बनाना हमारे पास, ये प्रोडक्ट भी सिस ही है, इसमें भी सेम ग्रुप सेम साइड है, ये प्रोडक्ट सिस ही है। आप लिख सकते हो यहाँ कि सिस प्रोडक्ट ही बनेगा, आपका जो उत्पाद बनेगा वो भी सिस फॉर्म ही होगा, समपक्ष ही होगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि हमारे पास बेंजीन है, इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, कितने समझाए? दो। मान लो बेंजीन है हमारे पास, ये इस रिएक्शन को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसमें 3 होते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन, और इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे, चलो कार्बीन का। जब इसके ऊपर कार्बीन का रिएक्शन होता है CH2, तो बिल्कुल ऐसा ही करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा ये। ठीक है। या तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, और या फिर ये बीच में आएगा। ठीक है। क्या होगा कि इसने मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इसका, अपने आप CH2 यहाँ जुड़ेगा आके, और इधर और इधर बॉन्ड बनाएगा। होगा क्या? होगा ये कि देखो, यहाँ यहाँ कितने हुए, ध्यान से देखना बिल्कुल, 1 2 3 4 5, 5, 1 मिनट रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। 3 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तो आप यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, और एक बना दो यहाँ। यहाँ जो है ना CH2 है, ध्यान रखना, यहाँ CH है, यहाँ CH है, ये CH2 है, यहाँ CH2। इस CH2 को ऐसा बनाया हमने। तो देखो, इसमें तो 6 थे कार्बन, उसमें कितने कार्बन आ जाएंगे, एक CH2 और घुस गया वहाँ, कितने कार्बन हो गए वहाँ? 7 कार्बन हो गए। ठीक है। आप इसे, कितने हो गए? 7, 7 को कहते हैं हेप्टा। आप कह सकते हो साइक्लो, साइक्लो हेप्टा ट्राईइन। क्या कहोगे? साइक्लोहेप्टा ट्राईइन। क्या बना? साइक्लोहेप्टा ट्राईइन। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होता है इसका, कार्बीन का। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। एक रिएक्शन हमें पढ़ना है, एडिशन ऑन एल्केन्स। नंबर 2, दूसरा गुण है इसका एडिशन। दूसरा इसका रिएक्शन हमें पढ़ना है, एडिशन ऑन एल्केन्स। एल्केन्स तो पता है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पर इसका एडिशन हो जाता है। कैसे होता है देखो, मैं बताता हूँ आपको। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पर इसका एडिशन कैसे होता है। जैसे मान लो आपके पास ये है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसे आप क्या कहते हो? इथेन। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसके ऊपर जब कार्बीन आएगा ना CH2 रिएक्शन करने के लिए, तो आपके अब समझ में आ रहा होगा। कार्बीन क्या करेगा? कार्बीन, कार्बीन क्या करेगा? ये बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा इसे,
और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, और यहाँ CH2 जुड़ेगा आकर, और वो भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बीच में घुस गया इसके। और जब बीच में घुस गया तो क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बना बताओ। आप कहोगे 3 कार्बन है जी, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, प्रोपेन बन गया। तो इथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया कार्बीन ने। ठीक है, अब यदि मैं प्रोपेन ही ले लेता यहाँ, मान लो मैं ले लेता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो मैं ये ले लेता, इसे कहते हैं हम प्रोप एन, और इसके ऊपर मैं रिएक्शन कर देता कार्बीन की। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, एक तो बात सीधी है कि कहीं भी घुसेगा, यहाँ घुसेगा या यहाँ घुसेगा, बॉन्ड तोड़ के होमोलाइसिस करके अपने आप को एडजस्ट करेगा बीच में, और आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ क्या नाम है इसका, नाम है नॉर्मल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। पर इसी के साथ साथ एक चीज़ और बनती है, दोनों का मिक्सचर बनता है। ब्यूटेन 2 तरह का होता है ना, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन, एक तो आइसोब्यूटेन, तो साथ में आइसोब्यूटेन भी बन जाता है, यानी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ आ गया CH3, इसे हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिक्सचर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हुए एडिशन, किस तरह होता है, एल्केन के ऊपर कार्बीन का। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ हमने आज पढ़ी है, जल्दी से एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ी है। हमने पढ़ा है कार्बीन्स या मिथाइलिन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि एक ऐसा शॉर्ट लीव्ड स्पीसीज है जिसमें कार्बन एटम है, कार्बन एटम के ऊपर 2 बॉन्ड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ठीक है, और ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये तो बताई इसकी डेफिनेशन और कुछ मेन बातें। फिर हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन्स, बताया 2 तरह का कार्बीन होता है। इसमें जो पहले टाइप का कार्बीन है उसे कहते हैं सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में बताया कि इसमें कार्बन है, उसमें भी कार्बन है, 2 बॉन्ड इसमें हैं, उसमें भी, ट्रिपलेट में भी 2 बॉन्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन एटम के ऊपर पड़े हुए फालतू 2 इलेक्ट्रॉन, पर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, जोड़े में, और ट्रिपलेट कार्बीन के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, ये डिफरेंस है। फिर हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि इसमें जो कार्बन एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, जबकि इसका कार्बन एटम होता है एक्साइटेड स्टेट में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर बताया ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं वी शेप, देखो वी बना हुआ, और इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। ठीक है, फिर हमने बताया दूसरे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 आया और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया sp। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताया। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, 3 तरीके पढ़े। एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म और एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बीन मिल जाएगा। और एक आप डिकम्पोजिशन करोगे कीटोन का, तो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, उससे भी आपको कार्बीन मिल जाएगा। और बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन से भी आपको क्या मिल जाता है, कार्बीन मिल जाता है, यदि अल्ट्रावायलेट लाइट में हम इसका क्या करें, होमोलाइसिस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स। रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स में पहला पढ़ा एडिशन ऑन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर ऐसे एडिशन होता है कि एक बॉन्ड तोड़ दिया, होमोलाइसिस कर दिया, और अपने आप जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, बीच में डबल बॉन्ड का क्या बना देता है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन बना देता है।
ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। समझ में आई बात? नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑन एल्केन्स। सिंगल बॉन्ड पर ऐसे एडिशन होता है, बीच में घुस गया कहीं भी आके। ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक यानी कार्बीन आपके समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है। और रही बात इसकी कि सर आप लाइव कब से आओगे, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, तो लाइव भी बहुत जल्दी आ जाऊँगा। लाइव भी आना शुरू कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करने दो। अभी तो पांचवा, पता नहीं चौथा पांचवा वीडियो ही था आज। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं लाइव भी आना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।